सो गाइज़ गुड इवनिंग। सो गाइज़ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम चलो मैं आ गई वापस। तो गाइज़ अभी हम कितना लैग कर रहे हैं देखो गाइज़, मैं ये 19 नवंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन लेके आई हूँ। तो हम जो लैग कर रहे हैं वो हम 3 वीडियो से लैग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आप विजन आईएएस की पीडीएफ देखते हो तो एक तो 14 एंड 15 की इकट्ठी आई हुई है, 16 एंड 17 की है और 18 की है। ये 3 पीडीएफ्स हैं जो मैं आपको मतलब कि करवाने की पूरी कोशिश करूँगी जल्दी ही। ठीक है, तो होंगे संडे की छुट्टी नहीं लेंगे, लेकिन अभी क्या है मैं दिन के साथ चलूँगी। ये जो पीछे की जो 3 रह गई हैं इनको मैं बाद में कंप्लीट कर दूँगी, लाइक कमिंग संडे आ रहा है तो उसमें मैं अपडेट कर दूँगी। अब छुट्टी नहीं लेंगे हम, ठीक है, तो अब हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। 15th फाइनेंस कमीशन सुजेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रैम्प अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 किस में कवर होगी, इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। नहीं तो हम गाइज इसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारी ये हेल्थ सेक्शन में भी कवर हो सकती है। देखो गाइज अब हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो, या फिर उस पर हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। देखो इश्यूज़ क्या है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। देखो ये हमने देखा गया है कि हमारी कंट्री के जो पुअरेस्ट पार्ट हैं, जैसे मेनली जो पुअर स्टेट जो मानी जाती है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, अब वो पुअरेस्ट एरिया क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वर्स्ट है। तो अगर अल्टीमेटली हम वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे तो वो कंट्री भी हमारी क्या होगी, थोड़ी सी डेवलप बनेगी। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे वर्स्ट देखा गया है वो कंट्री वो पार्ट पुअरेस्ट पार्ट गिना गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारी इंडिया में क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स पे ज़्यादा हैं और डॉक्टर कम हैं। ठीक है, तो WHO की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 1000 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में 1456 पेशेंट्स पे एक डॉक्टर है। इसके अलावा क्या जो डॉक्टर्स हैं दे हैव पुअर वर्किंग कंडीशन। देखा गया हमारे डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसको हमने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, सजेशंस क्या है, सबसे पहले क्या है, देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो सेंटर्स और स्टेट्स को क्या करना है, अपना जो पब्लिक आउटलेट मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है उसको इम्प्रूव करना है, और स्पेशली फोकस किस पे करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे। और प्राइवेट सेक्टर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करना चाहिए, उनको मतलब कि हमें आने देना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपको पता है दे हैव अ गुड लेवल ऑफ स्पेशलिटी होती है उनके पास। इसके अलावा हमें क्या करना है कि अपना जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना है। 2017 में देखा गया जो इंडिया है वो ओनली 0.95% ऑफ GDP को क्या करता है, हेल्थ पे क्या करता है, ओनली एक्सपेंस करता है। लेकिन हमें अपना इंक्रीज करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.5% करना है 2024 तक, बोथ बाय द सेंटर एंड द स्टेट। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो मेडिकल ऑफिसर्स है ग्रुप बनाना है। वी हैव टू क्रिएट अ कैडर ऑफ और मेडिकल ऑफिसर, जो कि मेंशन किया गया था ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में। इसके अलावा हमने क्या करना है, जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें भी हमने एक आइडेंटिटी देनी, एक रिकॉग्निशन देना है, जो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, आपको पता ही है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इसके अलावा हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को है यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। वी कैन ट्रेन द पैरामेडिक्स सो दैट हम अपनी वहाँ पे हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर्स मतलब कि और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, स्टाफ को हम जनरेट कर सकें। इसके अलावा हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है ताकि हम एक मेडिकल क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें। देखो आप सबको पता है कि हम कितना पढ़ते रहते हैं, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन आया तो इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन को क्या कर सके, प्लान कर सके अक्रॉस द कंट्री टू अवॉइड डिस्पैरिटी इन द पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा इंडिया कितना कम क्या है हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करता है। हम लोग क्या है ज़्यादा ज़्यादा डिफेंस में एक्सपेंस करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपना बॉर्डर्स को इतना ज़्यादा सिक्योर करने में मतलब कि वो हैं बिजी हैं कि हम अपनी जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हैं उस पर मतलब कि ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। देख सकते हो जापान 9.2% अपनी GDP का खर्च करता है, USA देख सकते हो 14.3 करता है, और इंडिया नियर अबाउट 1% करता है। और अभी भी हमारा ये एम है कि 2024 तक हम अपना 2.5% करें। अब वो कितना होगा काम है वो तो हम 2024 की रिपोर्ट में ही जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एड्रेस द ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition फॉर HIV प्रिवेंशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में, अगेन हेल्थ सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, जो ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition है ये 2017 में बनी थी। कोalition आप सब समझते हो कोalition में क्या है, इसके अंदर क्या है, UN जो हमारे यूनाइटेड नेशन है, इसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, नियर अबाउट 193 मेंबर स्टेट्स हैं,
वो सब है इसमें। डोनर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज हैं, या काफ़ी इम्प्लीमेंटर्स हैं। मतलब कि इसके अंदर जो ग्लोबल प्रिवेंशन कोalition है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लाइक एनजीओज भी हैं, हर स्टेट की गवर्नमेंट भी है, डोनर्स भी है, जो क्या करते हैं, जिनका एफर्ट यही है कि हम क्या कर सकें, ताकि हम ग्लोबली मतलब कि अराउंड द वर्ल्ड हम HIV को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा HIV को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, इस तरह की प्रिवेंशन सर्विसेज को मतलब कि पहुंचा सकें, ऐसी प्रिवेंशन सर्विसेज को डिलीवर कर सकें, ताकि जो 2016 में जो हमने टारगेट बनाया था, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑन एंडिंग एड्स, जिसके अंदर हमारा एम यही था कि हम 2020 तक जो HIV के इन्फेक्शंस के जो केसेस हैं उनको 75% रिड्यूस कर सकें, और 2030 तक हम क्या कर सकें, एड्स एपिडेमिक को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, एंड कर सकें। इंडिया का जो HIV प्रिवेंशन मॉडल है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्टिंग बेस पे हमारा कंसेप्ट पे बेस है, जिसके अंदर हम कौन सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टारगेटेड इंटरवेंशन। तो गाइस आपको नाम से समझ में आ जाएगा टारगेटेड इंटरवेंशन का मतलब क्या है। हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं फॉर HIV, जिनको HIV के होने के सबसे ज़्यादा चांस है। तो हम उन टारगेटेड पॉपुलेशन को क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा उन लोगों को केयर प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें यही है। ठीक है, टारगेटेड इंटरवेंशन में हम यही है कि प्रिवेंशन और केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हाई रिस्क पॉपुलेशन को, जैसे जो फीमेल सेक्स वर्कर्स होगी, या वो मेल हैविंग सेक्स विद अ मेल, या फिर जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कुछ मीन्स एंड स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो लोग मिनिमाइज हो सकें HIV ट्रांसमिशन, मतलब कि कम से कम क्या उनको HIV से वो बचे रहें। और उनको जो केयर प्रोवाइड करेंगे, उनको केयर सर्विसेज हम इंप्रूव करेंगे, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने क्या स्टेप लिए गए हैं ताकि हम HIV की जो ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस कर सकें। सबसे पहले जो टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम है, इसको हमने क्या किया, रिस्ट्रक्चर किया। रिवैम्प का मतलब मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। रिस्ट्रक्चर किया, इसमें हमने क्या किया, अपना फोकस उन पे किया, उन पॉपुलेशन को रीच किया जिन पॉपुलेशन के पहुंचना ज़्यादा मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, तो उन पॉपुलेशन तक हम पहुंचे हैं। इसके अंदर क्या किया, टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी के अंदर हमने क्या किया, जो लोग HIV पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं उनको हम फॉलोअप करेंगे, और उनको लिंक किया है बैक टू द एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज थ्रू मिशन संपर्क। तो गाइस आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं मिशन संपर्क किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये HIV ट्रांसमिशन को रिस्क को रिड्यूस करने से रिलेटेड है। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग फॉर HIV है, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस लक्ष्मी विलास बैंक अंडर द मोरेटोरियम। ठीक है, तो गाइस आप मुझे बताना, इससे पहले हमने कौन सा बैंक पढ़ा था जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, किस बैंक को या किस NBFC को मोरेटोरियम में क्या रखा है। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर है। जो गाइस अभी क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने एक एप्लीकेशन रखी थी कंसीडर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किसके अंडर, सेक्शन 45 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंडर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, RBI की उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया है, और जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसको क्या किया, 30 डेज के लिए मोरेटोरियम पे रख दिया। मोरेटोरियम का मतलब क्या है, हम उस पर्टिकुलर बैंक की एक्टिविटीज़ को टेम्परेरी सस्पेंड करें, किसने, 30 दिन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी लक्ष्मी विलास बैंक की जो एक्टिविटीज़ को टेम्परेरी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया 30 डेज के लिए। कौन सी पावर यूज़ करके, अंडर सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो पावर है उसको यूज़ करके हमने क्या किया, उस बैंक की को सस्पेंड कर दिया है फॉर 30 डेज आफ्टर कंसिडरिंग एन एप्लीकेशन मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोरेटोरियम क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टेम्परेरी सस्पेंड कर देना उस बैंक की एक्टिविटीज़ को, ताकि फ्यूचर में क्या है वो मतलब कि कुछ ऐसी ना कर सके कोई भी, लाइक अभी जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसका, जिस वजह से हमने उसको मोरेटोरियम रखा है, जब तक वो इश्यूज़ रिसोल्व नहीं हो सकते तब तक हम उसको सस्पेंड ही करके रखेंगे। मोरेटोरियम हम मोस्टली तभी रखते हैं ऑफकोर्स जब वो बैंक के फाइनेंशियल हार्डशिप फेस कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, इंडियन बैंक सेक्टर कहीं ना कहीं फेलियर मतलब फेस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है आपको पता है, पिछले 2 साल से पहले IL&FS का फेलियर हुआ, फिर उसके बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र एक कोऑपरेटिव बैंक था। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं फेलियर हुआ, येस बैंक का भी फेलियर हुआ। तो इनकी वजह से क्या है कि ये सब चला जा रहा है। अब इन बैंक्स के साथ ऐसे क्या इशू आ जाता है कि इसको हमें मोरेटोरियम में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है, बैंक के पास जो लिक्विडिटी ऑफकोर्स फाइनेंशियली इश्यूज फेस करता है, उसके बाद लिक्विडिटी उतनी नहीं रह पाती, जो मैक्सिमम लोग जो है अपने डिपॉजिट्स हैं वो विड्रॉल करने लगते हैं, तो जिस वजह से कि बैंक जो है अपनी जो एडुकेट कैपिटल जो रखनी होती है वो नहीं रख पाता। ठीक है, बैंक हैज़ नॉट बीन एबल टू रेज एडुकेट कैपिटल एंड वाज आल्सो एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूस विड्रॉल ऑफ द डिपॉजिट एंड लो लेवल ऑफ लिक्विडिटी। इसके अलावा क्या, पुअर गवर्नेंस मोस्टली क्या है, ये जो
इनको जो पुअर गवर्न किया जाता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स, जिसकी वजह से क्या है, इनकी परफॉर्मेंस में डिटोरिएशन देखने को मिला है। ठीक है, अभी क्या है, अगर फेलियर हो जाता है तो इससे क्या है, कोई भी अगर बैंक ऑफ कोर्स फेलियर होएगा, जो डिपॉजिटर और इन्वेस्टर जिसने भी उस बैंक में डिपॉजिट किया या इन्वेस्ट किया गया, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हैम्पर होता है। इसलिए क्या करता है, जो आरबीआई का करता है, पहले उस बैंक को मोरेटोरियम पे रख देता है, या तो कोई एक्शन ऐसा लेता है कि या तो उस बैंक को मर्ज किया जाएगा या फिर उसमें फ्रेश कैपिटल वो इन्फ्यूज़ करेगा फॉर देयर, मतलब ताकि वो दोबारा वर्क में कर सके। ठीक है, सो गाइस अगेन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ स्कीम प्रपोज की है, जिसमें वो करेंगे जो हाइब्रिड पार्क्स हैं, दैट इज विंड और सोलर के हाइब्रिड पार्क्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में क्या है, जो अभी क्या है, इंडिया में क्या ग्लोबली क्या है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल चल रहा है, इसके अंडर क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात चल रही है। तो विंड और जो सोलर एनर्जी है, दे आर द बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के देखा जाए तो एस्टिमेटेड जो हमारे इंडिया का जो सोलर पावर का पोटेंशियल है वो नियर अबाउट 749 गीगावाट है, और विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है हमारे इंडिया में वो 695 गीगावाट है। सोलर एनर्जी के अलावा जो विंड हमारे इंडिया में मेनली कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड है, वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का पोटेंशियल है। देखो अगर ऑफ कोर्स कहीं भी अगर हम पार्क को डेवलप करेंगे तो वहाँ पे क्या होएगा, दे हैव उसके में क्या होगा, वहाँ पे विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का कंसंट्रेटेड जोन का डेवलपमेंट होगा। साथ में हम उस एरिया को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगी इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़, और जहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स के रिस्क हैं वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो वहीं पे हम क्या करेंगे, पार्क को सेटअप करेंगे। इसमें क्या प्लग एंड प्ले सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्लग एंड प्ले सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो भी इस पार्क में जो इन्वेस्ट करेगा उसको लैंड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रांसमिशन, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स है, ये सब फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी साइट्स हैं, कहाँ पे हमको पार्क डेवलप करना है, कहाँ पे हम पार्क एस्टैब्लिश करेंगे, वो साइट्स को आइडेंटिफाई कौन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उन साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी साइट को सुटेबल लगेगा तो पार्क जो डेवलपर है वो वहाँ पे विंड सोलर हाइब्रिड पार्क को एस्टैब्लिश करेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ऑफकोर्स इससे क्या होगा, जो हम अपनी विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको पेसअप कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर्स स्कैटर्ड लैंड विच इंक्रीजेज द ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड रिलेटेड इशू। आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, इनको भी अपने जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होते हैं उनको फुलफिल करने होते हैं। और आपको ये भी पता होगा, मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ाया है कि जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होते हैं इसके अंदर भी दो होते हैं, एक सोलर होते हैं, जो नॉन सोलर होते हैं। ठीक है, तो अगर जो नॉन सोलर जो उनको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है, तो इससे क्या विंड एनर्जी जितनी ज़्यादा जनरेट होगी तो वो इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो मिनिमाइज होंगी, जैसे लैंड की ट्रांसमिशन, क्लियरेंस, इन सब की। ठीक है, बाकी देखो इन्होंने बता रखा है कि रिन्यूएबल ऑब्लिगेशन क्या होता है, काफ़ी बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंडर क्या होता है, जो डिस्कॉम होती है, मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं या फिर जो ओपन एसेस कंज्यूमर हो गए, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हो गए हैं, उनको मतलब कि उनको कंपल्सरी होता है कि आपको क्या है, कुछ परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपको खरीदना ही है। लाइक अगर आपको 100% एनर्जी आप खरीदते हो तो 75% चाहे आप नॉन रिन्यूएबल खरीद लो, लेकिन आपको 25% तो रिन्यूएबल खरीदनी ही खरीदनी होती है। ठीक है, जो भी आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। ठीक है, और रिन्यूएबल परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी दो तरह से कैटेगराइज होते हैं, एक सोलर होता है, एक नॉन सोलर होता है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम रिलीज्ड। ठीक है, तो अभी क्या ये हमने क्या किया है, इस स्कीम को रिलीज़ किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं। जो कि सबसे पहले देखो हम क्या चाहते हैं कि फूड की प्रोसेसिंग हो, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या फूड की वेस्टेज बहुत होती है। तो उस फूड की वेस्टेज को अगर हम प्रिवेंट करके फूड प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे तो इससे क्या है, हर एक चीज़ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो हर चीज़ बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, अब हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है फूड प्रोसेसिंग की तरफ क्या इन्वेस्ट करें। ठीक है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को इतना ज़्यादा क्या दिया जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा ज़्यादा भाव दे रहे हैं। देखो इसमें क्या होगा, जो भी इन्वेस्ट करेगा माइक्रो एंटरप्राइजेज में, तो उसको हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे 35% की, मैक्सिमम 10 लाख रुपए की हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एक सीड कैपिटल प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर क्या है वो लोन्स प्रोवाइड करेंगे टू इट्स मेंबर्स फॉर वर्किंग कैपिटल एंड द स्मॉल डोज। ऑन साइड उनको स्किल ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल फोकस किया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे या फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखो हमने पढ़ा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से होते हैं, जो इसमें मेनली 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जो थोड़े से बैकवर्ड होते हैं लेकिन काम करना चाहते हैं।
ट्रांजिशन हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम जो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, आपको पता है हमारे इंडिया में 93% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं हम ट्रांजिशन हो फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, ताकि हम क्या कर सके, फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि हम अपनी जो एग्जिस्टिंग जो हमारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है उनको क्या कर सके, अपग्रेड कर सके। इसके अंदर हम कितना जो गवर्नमेंट है कितना एक्सपेंडिचर करेगी, 10,000 करोड़ पे प्रोवाइड करेगी 5 साल में, इन बिटवीन 2020 टू 2025। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स जो मास्टर ट्रेनर्स हैं हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब इंटर्न क्या करेंगे, अब मास्टर ट्रेनर्स को जब हम ट्रेन प्रोवाइड कर देंगे और उनको ट्रेन कर देंगे, तो मास्टर ट्रेनर्स भी आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किसको, डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स को। और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी आगे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे किनको, डिफरेंट बेनिफिशियरीज को। तो एक तरह से आप देख रहे हो, एक तो मतलब कि टॉप टू बॉटम अप्रोच हो गई कि हम सबसे पहले मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स है वो बिलो जो बेनिफिशियरीज है उनको ट्रेन करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स के वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी, या किसी भी मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी का भी जो मेंबर है उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग ले लेगा उसको हम सर्टिफाई भी करेंगे, उसको असेस भी करेंगे, और जो सर्टिफाई किया जाएगा वो कौन करेगा, फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव, ठीक है। इसी ओकेजन पे हमने क्या किया है, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिजिटल मैप ऑफ इंडिया को भी लॉन्च किया। अब ये क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, देखो हर एक स्टेट का या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई एक फेमस कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, तो इस स्कीम के अंडर क्या करेंगे, जो स्टेट्स होंगी वो अपने डिस्ट्रिक्ट के फूड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगी। लाइक जैसे हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में कितने स्टेट्स कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अंडर 21 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जो हरियाणा स्टेट है वो क्या करेगी, 21 के 21 डिस्ट्रिक्ट के फूड प्रोडक्ट को क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ये देख के कि उस डिस्ट्रिक्ट में या उस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, या फिर वहाँ पे कौन से एग्जिस्टिंग क्लस्टर्स है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करेगी। उसी तरह हर एक स्टेट क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डिजिटल मैप के अंडर हम क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होगी वो प्रोवाइड करेंगे ऑफ ऑल द स्टेट्स, और जिस हिसाब से हम क्या मतलब कि अब सप्लाई चेन की बात क्यों होती है, इसके अंदर हम क्या है कि हम जो सप्लाई चेन डेवलपमेंट को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। डिजिटल मैप में इंडिकेटर है फॉर ट्राइबल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। पेस एक्ट 1996, आप सबको पता है पेस एक्ट कहाँ पे लागू होता है, शेड्यूल एरियाज़ में। हमारे इंडिया में 10 शेड्यूल एरियाज़ हैं जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर कवर नहीं होते। तो पेस एक्ट क्या करता है, जो लोग शेड्यूल एरियाज़ में रहते हैं उनकी जो ग्राम सभा होती है उनको पावर देता है कि वो सेल्फ गवर्न कर सकें, ठीक है। पेसा एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द सेंटर टू एंश्योर सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज विच आर नॉट कवर्ड इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी तक जो पेसा एक्ट है वो 6 स्टेट्स में पास हो चुका है, दैट इज द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और जबकि जो छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड है उन्होंने अभी तक इसको पास नहीं किया है, लेकिन ठीक है मतलब कि अभी तक एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है उसने रूल्स को फ्रेम करना शुरू कर दिया ताकि वो पेस एक्ट के रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। रूल्स का फोकस इसी पे होगा ताकि हम ग्राम सभा को एम्पावर कर सके, वहाँ के जो स्टेट के जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटक जरा देख लेते हैं। तो कोई महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो डिस्प्यूट है वो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट को लेके है, जो कि अभी कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर करता है। तो इसमें क्या है, कन्नड़ और मराठी दोनों रहते हैं, मतलब कि जो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कन्नड़ लोग भी रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या है, बेलगांव को कर्नाटक का पार्ट बना दिया गया था 1973 में। महाराष्ट्र क्लेम करता है कि बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के जो 814 विलेजेस हैं और साथ में जो बेलगांव सिटी है वो महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए, जो भी कर्नाटक का पार्ट है। फिर महाजन कमेटी फॉर्म हुई थी 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो 264 विलेजेस है वो महाराष्ट्र को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो तो 814 विलेजेस मांगते हैं और हम तो उसको 264 विलेजेस दे रहे हैं, ठीक है।
परम सिद्धि भाई आप मुझे बताना क्या है परम सिद्धि, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, ये इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जो कि एस्टेब्लिश है कहाँ पे, CDAC अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हमारा मिशन यही है, आपको पता होगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 70 सुपर कंप्यूटर्स को हमको इंस्टॉल करना है 3 फेजेस में। इसने जो परम सिद्धि का जो रैंक है, वो जो टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें इसका जो रैंक है वो 63 है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर सिस्टम वो होते हैं जिसमें सभी जो कंपोनेंट्स होते हैं उस सुपर कंप्यूटर के वो सिंगल लोकेशन पे होते हैं। जो ऑफकोर्स जो सुपर कंप्यूटर सिस्टम से क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो स्ट्रेंथन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐप्स डेवलप कर सकते हो, एंड स्पेशली इन द एरिया जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि अमर्जिंग एरियाज हो गए, जैसे एडवांस मटेरियल्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, इन सब में, ठीक है। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलियंस हुई है। अभी क्या है ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलियंस में, क्योंकि इंडिया की जो 4 सिटीज़ हैं, दैट इज द इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद, फरीदाबाद, इसको फीचर किया गया है इन अ लिस्ट ऑफ 36 सिटीज़ अक्रॉस द 22 कंट्रीज, ताकि हम एक न्यू रोड मैप बना सके, ताकि इनको स्मार्ट सिटीज़ की तरह डेवलप कर सके एज अ पार्ट ऑफ G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज एलियंस। G20 का जो ग्लोबल स्मार्ट सिटी एलियंस है, ये सबसे पहले 2019 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, न्यू जो नॉर्म्स है, न्यू जो रेगुलेशन है, उनको एस्टेब्लिश करना है, ताकि हम इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कर सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, डेवलप कर सके, जो भी ये जो रिस्क के गुजर रहे हैं उनको मिटिगेट कर सके, एंड फोस्टर ग्रेटर ओपननेस एंड द पब्लिक ट्रस्ट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है, वो एक सेक्रेटेरिएट है फॉर दिस एलियंस। माइक्रोवेव वेपन्स क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं माइक्रोवेव वेपन्स है क्या। देखो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि चाइना ने इंडिया के सोल्जर्स के अगेंस्ट क्या किया है, माइक्रोवेव वेपन्स को यूज़ किया। लेकिन इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अभी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं किया, चाइना की जो आर्मी थी उन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स को यूज़ नहीं किया, ठीक है। देखो गाइस, माइक्रोवेव वेपन्स उस तरह के वेपन्स होते हैं जिसमें क्या है, काफ़ी हाई एनर्जी होती है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होती हैं जिसमें काफ़ी हाई एनर्जी होती है, जो लाइक लेज़र एनर्जी होगी, माइक्रोवेव एनर्जी होगी, सोनिक एनर्जी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोनेटेड पल्स होती हैं, बीम्स होती हैं, जो अगर आप पे टारगेट की जाए, यूज़ किया जाए, तो आपकी स्किन को या फिर जो ह्यूमन के टिश्यूज़ हैं उनको हीट कर सकती है, इरिटेशन या पेन कोज कर सकती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी ने अभी क्या किया, एक रिपोर्ट को रिजेक्ट किया जिसमें क्लेम किया गया था कि चाइना आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन्स को यूज़ किया अगेंस्ट द इंडियन सोल्जर इन द ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो सबसे पहले जो माइक्रोवेव वेपन्स थे वो डेवलप किया गया था USA और USSR के द्वारा, जब कोल्ड वार हुआ था, ठीक है। तो ये आप सबको पता होगा, ठीक है। लास्ट न्यूज़ आज की क्या है, छपारा वायरस। देखो गाइस, ये अब मुझे नहीं पता इसको छपारे क्या बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आप मुझे बता दो। छपारा वायरस को किसकी वजह से हुआ है, एक छपारा हेमोग्राफिक फीवर, इसकी वजह से होता है, ठीक है। छपारा वायरस की वजह से एक फीवर होता है जिसका नाम है छपारा हेमोग्राफिक फीवर। अब ये उसी फैमिली की वजह से हुआ है जिसकी वजह से इबोला वायरस हुआ है, मतलब, ठीक है। मतलब इबोला वायरस और छपेरा वायरस का जो कोज है वो एक ही है, सोर्स जो है वो सेम ही है, दैट इज़ द एरेना वायरस फैमिली। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो छपेरा वायरस है वो रैट्स की वजह से हुआ है, और डेडली वायरस को कोई भी अगर इन्फेक्टेड रैट की आप ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट में आ जाओगे तो ये वायरस आपको भी हो सकता है, या फिर उस रैट जो इन्फेक्टेड रैट है उसके यूरिन या ड्रॉपिंग के कॉन्टैक्ट में अगर आप आ गए तो आपको भी वायरस हो सकता है। वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो भाई मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज है एक तरह से, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जो 19 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गए। पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।